Hello students, today we will discuss about chapter 13, 9th क्लास में chapter 13 है Why do we fall ill। स्टूडेंट्स बायो का चैप्टर है ये और आज हम इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर में डिटेल में आप लोग इसके पहले के वीडियोस हैं तो वो वापस देख सकते हैं और अभी हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसमें देखते हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और उसमें से एक आती है जैसे कि हेल्थ। तो हेल्थ का मीन्स क्या है? वैसे तो एक छोटा सा वर्ड है बट इसका जो मीन्स है वो बहुत वाइड है और सिंपली अगर हम देखें तो अगर किसी पर्सन का बॉडी यानी कि फिज़िकली वो फिट है और मेंटली वो फिट है और सोशली, फिज़िकल, मेंटल और सोशल, ये तीन कंडीशन को अपने को ध्यान रखना है। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि वेल बीइंग ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ ए पर्सन, सोशल, फिज़िकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ ए पर्सन इज़ नॉन एज हेल्थ। इसको हम हेल्थ कहेंगे स्टूडेंट्स। अगर कोई इंसान मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोसाइटी में उसकी बहुत रिस्पेक्ट है और वो अपने आप को फ्रेंडली फील करता है, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम उसको हेल्दी कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिजीज़ का मीन्स इसमें दो वर्ड हैं, डिस प्लस इज़, यानी कि डिसकम्फर्ट ऑफ इजीनेस। अगर कोई इंसान मतलब कंफर्टेबली नहीं रह पा रहा, इन तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिजीज़। डिस्टर्बेंस इन ईजीनेस भी कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस इन ईजीनेस इज़ नॉन एज डिजीज़। तो हो सकता है कि उसको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसको कोई स्ट्रेस हो सकता है उसको सोसाइटी में कोई उसका उतना रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है या उसको कुछ गलत फील हो रहा है, तो वो सब चीज़ें किसमें आती हैं? डिजीज़ में ही आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो डिजीज़ है इसको हम टाइप्स के अकॉर्डिंग, इसके जो टाइप्स हैं वो हम इसको डिवाइड करते हैं डिजीज़ को। तो टाइप्स में डिजीज़ के टू टाइप हैं। एक तो है इसके टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने टाइम तक वो डिजीज़ रहती है, तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग टू टाइप हैं। और किस तरीके से ये स्प्रेड होता है, ये डिजीज़ के स्प्रेड होने का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग भी डिजीज़ के टू टाइप हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो डिजीज़ कितने टाइम तक रहती है उसके अकॉर्डिंग डिजीज़ के टू टाइप हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। एक्यूट डिजीज़ है वो डिजीज़ कौन सी है बच्चों? ऐसी डिजीज़ जो थोड़े टाइम के लिए होती हैं, यानी कि जल्दी ही वो ठीक हो जाते हैं, या फिर हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि द डिजीज़ विच लास्ट फॉर फ्यू डेज़ और सम टाइम, मतलब थोड़े दिन के लिए ही वो ठहरती हैं फिर वो ठीक हो जाते हैं हम जिस डिज़ीज़ से, तो वो होती है एक्यूट डिजीज़। और ऐसी डिजीज़ जो लंबे टाइम तक रहती है, द डिजीज़ विच लास्ट फॉर या फिर रिमेन फॉर और द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब हम उसको कहेंगे क्रॉनिक डिजीज़ है। वो लॉन्ग टाइम तक, सालों महीने, हो सकता है पूरी ज़िंदगी भर भी ट्रीटमेंट चले, तब उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक डिजीज़। तो बच्चों एक्यूट डिजीज़ है वो आप नॉर्मली इसके एग्जांपल देखते हो, जैसे किसी को कोल्ड हो जाता है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, और फीवर है तो वो भी फीवर एक तरीके से सिम्टम में आएगा, हम आगे वैसे पढ़ चुके हैं। तो एक तरह से बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाना, तो वो जैसे रात भर होती है तो सुबह तक हम ठीक भी हो जाते हैं। तो कोल्ड है, फीवर है और जैसे कफ है, तो ये सब चीज़ें हैं हम जल्दी ही जिनसे ठीक हो जाते हैं तो वो एक्यूट डिजीज़ में आती हैं। और जैसे कि डायबिटीज़ है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और जैसे कि कैंसर होता है और ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन है, तो ऐसे डिजीज़ लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, इसलिए हम इनको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कितने टाइम तक कोई डिजीज़ रहती है उसके अकॉर्डिंग इसके टू टाइप हैं, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़। अब देखते हैं स्प्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसके डिजीज़ के टाइप। एक होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक होती हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा तो
आपको पता चल गया होगा कि कौन सी डिजीज़ है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। बच्चों, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कह सकते हैं, और जो अपोजिट हो जाएंगी वो कौन सी हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एक होती हैं कम्युनिकेबल और एक होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो बच्चों, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हम थोड़ा सा फिर डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। अब जैसा इसके नेम से शो हो रहा है कि इन्फेक्शियस, और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो अनहेल्दी पर्सन से, अनहेल्दी मतलब जिसको वो डिजीज़ है उससे हेल्दी पर्सन को अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। और ये किसी पर्सन टू पर्सन अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होती, पर्सन टू पर्सन डज नॉट ट्रांसफ़र, तब उस डिज़ीज़ को हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे बच्चों। तो सिंपल सी बात है कि ऐसे डिजीज़ जो एक ऐसा पर्सन जिसको कोई डिजीज़ हो रखी है और उसके आसपास रहने से, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने से अगर कोई दूसरा बंदा भी वैसी ही डिजीज़ से अफेक्ट हो जाता है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती है। और अगर एक पर्सन को डिजीज़ है और दूसरे इंसान तक वो डिजीज़ नहीं पहुंचती, इसका मतलब वो कौन सी है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और डिफरेंस देखते हैं इसमें। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं ये पैथोजन की वजह से होती है। इनको पैथोजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो पैथोजन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया हो गए, पैथोजन हो गए। पैथोजन तो है ये, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं पैथोजन। और साथ ही साथ वो डिजीज़ के कोज होते हैं। डिजीज़ स्प्रेडिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजन। तो इट इज स्प्रेडेड बाय पैथोजन एंड इट इज नॉट स्प्रेडेड बाय पैथोजन। इसमें कोई पैथोजन का कोई इसमें रोल नहीं है, तो इट इज नॉट स्प्रेडेड बाय पैथोजन। ये माइक्रो बैक्टीरिया वायरस इनसे नहीं फैलती, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एक और इसका अगर हम डिफरेंस देखें, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, इन डिजीज़ के अंदर जो फैक्टर होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है जैसे अपने आसपास की क्लीनलीनेस हो गई, या फिर अपनी केयरफुल बिहेवियर हो गया, या फिर कह सकते हैं कि जैसे मास्क वगैरह यूज़ करना, या फिर हाइजीन रखना, सैनिटाइजेशन रखना। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में आती हैं। मतलब साफ़ सफाई जितनी रखते हैं तो इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस भी उतने ही कम होते हैं। जितने हम केयरफुल बिहेवियर रखेंगे उतना ही इस डिजीज़ के फैलने का खतरा कम होता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, साफ़ सफाई का भी कोई असर नहीं पड़ता। ये इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड होती है। मतलब जैसे अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो कैंसर जो डिजीज़ है वो साफ़ सफाई से रिलेटेड नहीं है। बीपी अगर किसी को हो गया तो स्ट्रेस से, उसको इंटरनल खुद को स्ट्रेस है तो हुआ है। किसी दूसरे को अगर बीपी है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसकी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटी की वजह से ये डिजीज़ होती हैं। तो दीज आर बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है इसका हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसको हम कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं और इसको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। ये एक अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और ये ट्रांसफ़र नहीं होती। इसको फैलाने वाले पैथोजन होते हैं, मतलब पैथोजन की वजह से होती। फैलाने वाले तो वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गया, या फिर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और कांटेक्ट के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ पैथोजन की वजह से होती है। इसका कोज जो है वो पैथोजन होता है। पैथोजन में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ ये हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं इनको पैथोजन, इनका कोई कॉज नहीं है, ये पैथोजन से नहीं फैलती हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो एक्सटर्नल फैक्टर पर बेस्ड होती हैं, हाइजीन पे बेस्ड होती हैं, क्लीनलीनेस पे बेस्ड होती हैं। और लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ये इंटरनल फैक्टर पे बेस्ड होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखना है तो एक तो आजकल जो चल ही रहा है कोरोना वायरस, आपने सुना है।
कोविड-19 तो वो भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरे एग्जाम्पल लें तो जैसे कॉल्ड हो गया, कफ भी हो जाता है इन्फेक्शन से। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में लें तो वही एग्जाम्पल जो क्रॉनिक में आ जाते हैं लगभग, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, तो ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डिजीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 अलग अलग टाइप हैं ये। इनका जो टाइप का बेसिस है वो टाइम है एक तो, और दूसरे में इसका कम्युनिकेशन है, इसका स्प्रेडिंग वे है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं कि जो डिजीज़ होती हैं, इन डिजीज़ की जो कॉजेज़ की बात करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द डिजीज़, कि डिजीज़ के फैलने के क्या क्या कॉज हैं। और हम अब जो भी डिजीज़ की बात करेंगे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा ना, इन्फेक्शियस डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, उसके फैलने के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें कॉजेज़ में एक तो जैसे हो गया कि क्लीनलीनेस हो गया और हाइजीन हो गया, तो ये सब चीज़ें आती हैं। हाइजीन, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, तो ये सब चीज़ें भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर नहीं होगा तो फिर डिसीज़ के फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, इसके कॉजेज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। कुछ डिजीज़ होती हैं जो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं कि वाटर के थ्रू होती हैं, जैसे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, और आसपास सॉइल के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं किसी डिजीज़ के फैलने के, इन्फेक्शियस डिजीज़ के फैलने के। दूसरा, कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो पुअर नरिशमेंट की वजह से भी हो जाती हैं। किसी को खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इस वजह से बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगी पैथोजन से और जल्दी वो बीमार पड़ जाएगा। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी की वजह से भी हो जाता है। और पॉवर्टी के फिर कॉज हम देख लेंगे कि हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिजीज़ फैलने के, इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलने के ये कुछ कॉजेज़ हैं। और वही मॉस्किटोज से भी फैलती हैं कुछ डिजीज़, तो उसमें हाइजीन अगर रखेंगे तो मॉस्किटो भी अपने आसपास नहीं रह पाएंगे। क्लीनलीनेस हमने पहले ही पढ़ लिया। और कुछ एक और चीज़ है जो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, वो है केयरलेस नेचर। केयरलेस नेचर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए भी सब कुछ है और साफ़ सफाई के लिए भी उनके पास सारे सोर्सेज होते हैं, बट फिर भी वो जानबूझकर ऐसी हैबिट अपनी अपनाते हैं, बैड हैबिट उनके पास अपने नेचर में वो इंक्लूड कर लेते हैं, केयरलेस बिहेवियर रखते हैं, जिससे डिजीज़ जल्दी फैल सकती है। उनके आसपास वो डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब आप कॉजेज़ में बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें जो डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ के कुछ लेवल्स और हम पढ़ेंगे। तो डिजीज़ स्प्रेड होने की लेवल्स को हमने अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है कि डिजीज़ स्प्रेड होने के क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो जो कॉजेज़ हैं उन्हीं के लेवल्स हैं। जैसे एक हो गया प्राइमरी लेवल हो गया, और एक हो गया कॉन्ट्रीब्यूटरी लेवल हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटरी और एक प्राइमरी लेवल। तो जो मेन कॉज होगा कॉन्ट्रीब्यूटरी, दूसरा इसका टाइप हो गया। तो लेवल में, प्राइमरी लेवल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी डिजीज़, किसी बच्चे को, कई सारे बच्चे हैं और उनमें से उन बच्चों ने कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, और इतने सब बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को अगर वो डिजीज़ होती है, मान लीजिए डायरिया हो गया, उसको लूज मोशन हो गए, तो इसमें उस डायरिया का, कॉलेरा का होने का डिजीज़ क्या है, कारण क्या है, वो हम देखेंगे। तो उसकी बॉडी में क्या चला गया, पैथोजन चला गया। तो पैथोजन का एंटर होना क्या हो गया, फर्स्ट लेवल कोज हो गया। सबसे पहला रीज़न तो है पैथोजन की एंट्री, ये इसका फर्स्ट लेवल कोज होता है। अच्छा, अब पैथोजन की एंट्री तो बाकी सब बच्चों की बॉडी में भी हुई थी, बट फिर वो हार्म उस एक को ही क्यों पहुंचा रहा है, तब हम इसकी जब रीज़न देखेंगे तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी रीज़न में होंगे कि हो सकता है कि उसका बॉडी का ऐसा क्यों हुआ कि उसी की बॉडी में पैथोजन एंटर तो सब में हुआ था, लेकिन अफेक्ट उसी को क्यों कर रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, उसके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कमज़ोर है। तो वीक इम्यून सिस्टम हो गया। और वीक इम्यून सिस्टम का रीज़न क्या है, वो हम फिर थर्ड लेवल में देखेंगे कि क्या वजह है कि उसकी बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया। तो उसका रीज़न हो सकता है कि या तो उसकी बॉडी में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की वजह से इनहेरिटेड कुछ डिजीज़ है, उसको प्रॉब्लम है, तब वो फाइट नहीं कर पा रहा। या फिर हो सकता है पुअर नरिशमेंट होगा,
पुअर नरिशमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी कि उसको खाने के लिए ठीक से नहीं मिल पा रहा। और फिर पुअर नरिशमेंट का और अगर हम कॉज देखें कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में ही और फोर्थ लेवल भी बना सकते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी हो सकता है, या पोवर्टी की वजह से हो सकता है, या फिर केयरलेस नेचर की वजह से भी हो सकता है। तो ये सब बातें किस में आती हैं, ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ में आती हैं। तो इस तरीके से हम डिजीज़ के लेवल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको हम अलग अलग लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको लेना है, जैसे आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अभी हमने वाटर वाला एग्जाम्पल लिया, तो एक बॉडी में ही क्यों वो इफ़ेक्ट कर रहा है, बाकी बॉडी को क्यों नहीं कर रहा, तो उससे रिलेटेड फिर हम रीज़न ढूंढते जाएंगे तो अपने को अपने आप से इसके लेवल्स पता चलते जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दूसरे रीज़न का और रीज़न ढूंढेंगे तो वो थर्ड लेवल में आ जाएगा, थर्ड लेवल का और रीज़न ढूंढेंगे तो फोर्थ लेवल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिजीज़ के कॉजेज़ के लेवल्स को ईजिली समझ सकते हैं।